नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आर के सर चंद्रा क्लासेज की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए कारक से संबंधित जो ये सीरीज चल रही है, दूसरी वीडियो आज की होगी। चूँकि कारक में आपने बहुत अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया है फर्स्ट वीडियो में, जिसमें शायद आप लोगों की भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आज हम लोग उसी से संबंधित दूसरी वीडियो पढ़ेंगे। साथ ही साथ एक छोटी सी मुक्तक पढ़ना चाहेंगे कि वही हकदार है। देखिएगा कितनी अच्छी पंक्ति है। वही हकदार है किनारे का, वही हकदार है किनारे का, जो बदल दे बहाव धारों का। इंसान वही बड़ा होता है, हक उसी को मिलना चाहिए कि वही हकदार है किनारों के, जो बदल दे बहाव धारों के। खुद तौफीक देता है जिन्हें वे, वह समझते भले ही हैं आज, पर ऐसा कर्म करें कि जो बदल दे जीवन की तकदीरों का, जीवन के तकदीरों का। तो मित्रों, आज हम लोग इसी के साथ एक तकदीर और हवाओं के रुख के साथ इस कारक सीरीज की दूसरी प्रतियोगिता में, दूसरी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और उस वीडियो में यह देखेंगे कि कारक क्या है। चूँकि इसके पहले काफ़ी हम लोग वर्णन कर चुके हैं कि यह जो कारक होता है, यह जो कारक है, यह क्रिया से संबंध रखने वाला है। क्रिया से इसका कहीं न कहीं संबंध होगा, और जिस शब्द का क्रिया से संबंध होगा उसी शब्द को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। चाहे वह कर्म कारक हो, कर्ता कारक हो, संप्रदान हो, आपादान हो, अधिकरण हो, जो भी आपके महर्षि पाणिनि के अनुसार 6 कारक, या और विद्वानों के अनुसार, हिंदी भाषा के अनुसार 8 कारक, जो भी कारक हैं उनका कहीं न कहीं क्रिया से संबंध होगा। उसी को आचार्यों ने कहा है कि क्या है? कारक है। तो कहीं से न कहीं इस कारक का क्रिया से संबंध होगा, अर्थात जो शब्द होगा, शब्द क्रम भी आप लोग पढ़े हैं, पद, उसी को पदक्रम कहते हैं। अब पदक्रम 3 होते हैं, 3 पदक्रम आप लोग पढ़े हैं, जहाँ से कई बार पूछा जाता है कि ये पदक्रम कौन कौन से हैं। 3 होते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कर्ता, कर्म और क्रिया, यह 3 पदक्रम होते हैं। इन तीनों का होना आवश्यक है। तो यह क्रिया है, क्रिया के साथ इसका संबंध कर्म या कर्ता से होगा, तभी तो कारक बनेगा। और कारक में हम लोग ये भी पढ़ लिए हैं कि प्रत्येक कारक के कुछ चिन्ह होते हैं। चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति का चिन्ह भी कहते हैं, या कारक चिन्ह भी कहते हैं, जिसको वहाँ तक हम लोग समझने में कोई परेशानी नहीं हो। जो लोग न देखे हों वह लोग अपनी यह वीडियो पुनः जाकर फर्स्ट भाग को देखेंगे, ज़रूर उसमें से आपके जो डाउट हैं वह दूर होने का मैंने प्रयास करने का प्रयास किया है, और इसमें भी अब हम लोग दूर करेंगे। चूँकि हम उसमें यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि कर्ता कारक क्या होता है। कर्ता कारक की व्याख्या हम लोग कर चुके हैं कि ये कर्ता कारक है क्या। कर्ता कारक है क्या? 2-3 सूत्रों से हम लोग पढ़े थे कि जो स्वतंत्र है वही क्या है? कर्ता कारक है। किसी वाक्य में जो स्वतंत्र है वही क्या है? कर्ता कारक है। किसी वाक्य में जो लिंग परिमाण वचने मात्र से शब्द में परिवर्तन हो रहा है वह भी क्या है? कारक है। जो संबोधन है उसमें भी क्या है? कारक है। अर्थात कहीं न कहीं यह जो कारक है और जो संबोधन है वह भी प्रथमा है, और जिसमें वे लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन हो रहा है शब्द में, वह भी प्रथमा है। और जो स्वतंत्र है वह भी क्या है? प्रथमा है, कर्ता कारक है। यहाँ तक हम लोग शायद उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझने का प्रयास भी किए थे, और उसमें वाच्य में भी हम लोग देखे थे कि वाच्य में जो होगा कर्तृ के अनुसार, कर्ता के अनुसार या कर्म के अनुसार, जब जिसके अनुसार प्रधान होता है वह क्या होता है?
कर्ता के रूप में लिखा जाता है। और वह कर्म है, चूंकि जिसके कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य जो है, वाच्यों के अनुसार भी क्रिया में परिवर्तन होता है। ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। जब वाच्य की पर्सनल सिर्फ अकेली वीडियो बनेगी तो उसमें वाच्य से संबंधित जितने भी डाउट रहेंगे वह मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। चूंकि ये कारक है, सिर्फ इसमें कर्ता कारक कौन कौन से हैं, तो जो कर्तृवाच्य है उसमें कर्ता कारक होगा, क्योंकि क्रिया को संपादित करने वाला वह है, कर्ता है, इसलिए इसमें कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक। स्वतंत्र है, इसलिए इसमें वाच्य में क्या होगा, कर्तृवाच्य में कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। यहाँ तक हम लोग बहुत अच्छे से शायद इस श्रेणी तक हम लोग पहुँच चुके थे और पार भी कर गए थे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब एक बात आती है कि इसमें कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है, कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने। दो चिन्ह होते हैं, ने और शून्य। ने और शून्य का प्रयोग कब होता है? क्योंकि हमें हिंदी में उदाहरण मिलेगा, और जब हिंदी में उदाहरण मिलेगा, वाक्य शुद्धि जो आती है आपकी लगभग 4 से 5 नंबर की एग्जामों में, ज़्यादा नहीं तो 2-3 नंबर तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन आ जाता है। चाहे वनडे हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, या आपके एमपी टेट हो, या हरियाणा टेट हो, कोई भी टेट हो, जहाँ से हिंदी में प्रश्न आता है वाक्य शुद्धि से, यह कर्ता ही शुद्ध करता है। कर्ता वाक्य शुद्धि का ऋण कहा जाता है। चूंकि हम ये नहीं आपको बताएंगे, एक वाक्य नहीं देकर बताएंगे कि यह वाक्य शुद्ध है। आप व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण पढ़ रहे हैं, और मैं पढ़ाने का प्रयास भी कर रहा हूं, आपको लिखा नहीं रहा हूं, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आपको नोट्स नहीं तैयार कर रहा हूं, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप इसको समझिए, और इसको समझने के बाद आपको कैसे इसमें आप कर सकते हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं। तो जहां पर भी आपका यह जो चिन्ह है कर्ता कारक का, ने और शून्य, अब तक तो हम लोग ये पढ़े कि कर्ता कारक जो होगा वह स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र के साथ साथ संबोधन जिसमें करेंगे उसमें कर्ता कारक होगा, जिसमें लिंग परिमाण वचन के मात्र अनुसार परिवर्तन होगा उसमें क्या होगा, कर्ता कारक होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, यहां तो हम लोग यह सब पढ़ चुके हैं। और जो उक्ति होती है, जो किसी का कथन होता है, जब किसी का कथन होता है तो उसमें जो कर्तृवाच्य होता है उसमें भी कर्ता कारक होता है, ये भी हो गया है। तो बेटा अब हमें यह देखना है कि ने का प्रयोग, ये जो कर्ता कारक का चिन्ह है, परसर्ग है, प्रत्यय चिन्ह है, अब इसका प्रयोग कब होता है? क्योंकि आपने ये दो चिन्ह देखे, दो चिन्ह होते हैं कर्ता कारक का, एक शून्य होता है और एक ने होता है। तो शून्य और ने का प्रयोग कब करेंगे, कब नहीं करेंगे? तो इसको समझने से पहले आप क्रिया के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये देखिएगा क्रिया है। अब क्रिया क्या होती है? क्रिया में आप लोग पढ़े हैं कि क्रिया जो होती है वह शब्द होता है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। यह तो परिभाषा हम लोग बहुत पहले से रटते आए। जो जितनी भी ये परिभाषाएं बुक की हैं कि क्रिया के द्वारा वह शब्द है जो किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। तो सबसे पहले क्रिया का अर्थ क्या होता है यह समझें। परिभाषा को हम ना समझें कि क्रिया का अर्थ क्या होता है, अर्थात क्रिया है क्या। क्रिया कुछ नहीं है बेटा, क्रिया एक चीज है और उसका नाम है सिर्फ काम। जो भी हम काम करें वही क्या है, क्रिया है। विद्वानों ने कहा कि क्रिया का अर्थ ही होता है काम। जो भी काम करिए, पढ़े लिखे, रात को जग के फोन से खूब चटियाए, काम कर रहे हैं, वह भी क्या है, क्रिया है। जो भी ए टू जेड जो भी काम आप कर रहे हैं वही क्या है,
क्रिया है। बस थोड़ी सी हम परिभाषा नहीं रटाने का प्रयास भी नहीं, हमने कहा था कि ग्रामर में आपको करेंगे नहीं, बिल्कुल। आप परिभाषाएं बहुत पहले से रटते हैं। सीबीएसई बोर्ड वाले तो ऐसे रटे रहते हैं कि उनकी परिभाषा सुनने लीजिए तो वह बस और उसका मीनिंग पूछने लगी नहीं बताते। तो आप रटिएगा मत, इसको समझिए कि क्रिया क्या है। जब भी क्रिया का कोई नाम ले तब आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि सर बताए थे कि क्रिया का अर्थ ही होता है काम। दुनिया का कोई भी काम हो, कोई भी कार्य अब हो रहा हो, उसी को क्या कहते हैं? बोलिए, अभी रटना होगा क्रिया की परिभाषा। यह क्रिया क्या है? शब्द है। परिभाषा देखिए कैसे विद्वान बनाते हैं। यह एक शब्द है और शब्द को बांटा गया है, एक को विकारी दूसरे को अविकारी, यही पढ़ाया गया है। एक विकारी होता है, दूसरा अविकारी। और जो विकारी है इसमें परिवर्तन होगा, इसमें लिंग वचन कारक पुरुष के अनुसार इसमें परिवर्तन हो जाएगा, मगर अविकारी में परिवर्तन नहीं होगा। तो विकारी में आपके चार हैं, जैसे आप नाम सुने होंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इतना सुने तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि वह शब्द जो काम हो रहा है परंतु उसके काल के अनुसार परिवर्तन हो जा रहा है, समय के अनुसार उसमें परिवर्तन हो जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। आज तमाम परिभाषाएं आपको देखने को मिलती है। कितने कितने बुकों में आपको ऐसे भी शब्द मिलेंगे कि जो क्रिया का मूल रूप होता है। देखिएगा, मूल रूप जो होता है, इस मूल रूप को ही क्या कहते हैं? धातु। क्या कहते हैं? धातु। ये धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप है। जैसे आप पढ़ेंगे, देखिए ये धातु भी, चूंकि संस्कृत की वीडियो में इसको पढ़ाया गया, ये धातु भी आपके 300 या 56 लगभग होती है। धातु दो प्रकार की होती हैं, एक शब्द धातु होती है और एक रूप धातु होती है। देखें, इस शब्द में आप पढ़ेंगे, जो आपका रामा 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 बालक किसी संज्ञा का रूप चलता है, इसमें क्रिया का रूप चलेगा। तो यह धातु इतनी है और इसी का ये किसी न किसी धातु का मूल रूप होगा। जैसे मान लीजिए आपका पठ है, पठ से पढ़ना बना है और इसका मूल रूप क्या है? धातु क्या है? पठ है। थोड़ा सा समझिएगा, अभी हम अपने मेन पॉइंट पर, कारक पर, इसी पर पहुंचेंगे इसी कॉन्सेप्ट के बाद। एक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, इसके बाद तुरंत उसको हल करेंगे। अभी देखिएगा, पठ है, पठ में कोई न कोई प्रत्यय जुड़ रही है, कोई न कोई प्रत्यय जुड़कर आपका रूप परिवर्तन हो रहा है। अब प्रत्यय जुड़ने के बाद जिसका निर्माण हो रहा है वही क्या है? क्रिया है। धातु में प्रत्यय जोड़ने के बाद, परिभाषा सुनिएगा, धातु में प्रत्यय जोड़ने के बाद जिसका निर्माण हो रहा है वह क्या है? क्रिया है। क्रिया आपको रचना के आधार पर भी पढ़ने को मिलेगा, उत्पत्ति के आधार पर पढ़ने को मिलेगा और विकार के भी आधार पर पढ़ने को मिलेगा। तो हमको इस यहाँ पर सिर्फ हमको विकार के रूप में समझना है। अब कोई आपसे पूछे कि क्रिया किसे कहते हैं, मत रटिए परिभाषा, आ जाइए बोर्ड पर, थोड़ा सा अपने माइंड को लाइए। धातु में प्रत्यय जोड़ने के बाद जिस शब्द का निर्माण हो रहा है उसी को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट के साथ देखिए, अब रटने की जरूरत नहीं है। कोई भी प्रत्यय जोड़ने के बाद जो शब्द निर्माण हो रहा है वह क्या है? शर्त क्या है? धातु में जुड़नी चाहिए।
यह शब्द रूप होता है और एक दूसरा होता है धातु रूप। एक शब्द रूप होता है, दूसरा धातु रूप। तो धातु रूप और शब्द रूप में धातु में ही जुड़ेगी, क्रिया का ही उसमें आपका ये चलेगा। तो आप यहाँ तक लगभग आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत या परेशानी मेरे हिसाब से तो नहीं लग रही है। यदि कोई हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। परिभाषाएं दोनों क्लियर हो गई? हाँ मास्टरों, आप लोग नवयुवक शिक्षक गण आप लोग हैं, जब नहीं समझेंगे तो समझेगा कौन? पढ़ाएंगे तो आप भी जाकर कहीं पढ़ाएंगे ना, और जब पढ़ाएंगे तो ऐसे ही पढ़ाइएगा, वो परिभाषा रटाइएगा मत कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया। यह बहुत पुरानी परिभाषा है, इसको रटने का काम भी मत करिएगा, रटवाने का भी काम आप मत करिएगा, ठीक है? अब सुनिएगा, अब यह क्रिया जो होती है, यह जो काम होता है, यह जो काम है, यह दो प्रकार का होता है। हमें कर्म के आधार पर क्रिया पढ़ना है, कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया जो होती है वह दो प्रकार की होती है, या इसी को विकार भी कहते हैं। तो यहां पर एक होती है सकर्मक क्रिया, दूसरी होती है अकर्मक। अकर्मक क्रिया देखिएगा, चूंकि यह भी हर पॉइंट अलग अलग होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ टैली करके जो चीज है मेन चीज उस पर ले जाना चाहता हूं। अब सकर्मक क्या है? सकर्मक का तात्पर्य होता है कि क्रिया के साथ कर्म होने का भाव बोध हो, क्रिया के साथ कर्म होने का भाव बोध हो, होने का भाव बोध होना चाहिए, दिखे या न दिखे कर्म। वाक्य में कर्म दिखे या न दिखे, जब कर्म होने का बोध हो जाए वो क्रिया क्या कहलाती है? जब कर्म न होने का बोध हो, बोध मीन्स ज्ञान न हो, तो क्रिया क्या कहलाती है? अकर्मक। थोड़ा सा और, यह सकर्मक और अकर्मक नाम किसका रखा जा रहा है बेटा? क्रिया का। जब कर्म हो जाएगा किसी वाक्य में, जब कर्म है या कर्म होने का भाव बोध देते, वही क्रिया का नाम क्या रख देंगे? और जब उसमें कर्म न होने का ज्ञान हो तो क्या रख देंगे? अकर्मक। न हो तब। यहां तक क्लियर? कोई संदेह? अब थोड़ा सा इधर आ जाइए, देखिएगा, आपने यह भी पढ़ा होगा कि काल जो होता है, काल का तात्पर्य होता है समय। इसका अर्थ ही होता है समय। किसकी समय? इसी क्रिया की होने की जो समय होती है उसी को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्रिया की होने की जो समय है उसी को क्या कहते हैं? अब देखिएगा, इंग्लिश में लिखा जाता है टेंस, TENS, टेंस इसी तरह लिखते हैं ना। अब देखिएगा, ई लिखा, टी आया है, टी टाइम है, ई मैंने टाइम का कोई अंत हो रहा है, और वह जो टाइम का अंत है वह नाउन से वाक्य बनाया जा रहा है। हजारों वाक्य बनाए जाएंगे। सिंपल समझिएगा कि जब किसी टाइम के होने या समय का होने का, क्रिया की होने का जो ज्ञान कराए, ज्ञान हो, हमें जानकारी हो, जिस वाक्य में क्रिया के होने का ज्ञान हो, उसी वाक्य को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल आप पढ़े हैं कि काल जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल। देखिएगा, यह तीन काल हैं जो आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हैं।
अगर इस काल की क्रिया हो, वर्तमान काल की क्रिया हो, वर्तमान काल का की पहचान आप लोग जानते ही है। यदि वर्तमान काल की क्रिया हो तो इस क्रिया को वर्तमान कालिक क्रिया कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बोलिए हाँ या ना। कालिक क्रिया कह सकते हैं, कोई संदेह? और जब भूतकाल को हो तो भूतकालिक क्रिया कह सकते हैं। और जब भविष्य हो तो भविष्य कालिक क्रिया कह सकते हैं। यहां तो कोई संदेह? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? आपने इन तीनों को जानते हैं कि जब वर्तमान काल की क्रिया हो तो वर्तमान काल की क्रिया कह सकते हैं। इसी के एक शब्द में रखने के लिए वर्तमान कालिक क्रिया। जब भूतकाल की क्रिया हो तो इसे कहते हैं भूतकालिक क्रिया, और भविष्यत काल की क्रिया हो तो कहते हैं क्या? आपने वर्तमान काल में कहा है जो क्रिया रहेगी, क्रिया के साथ हैं हूं हो लगा रहेगा, है हूं हो, यह सहायक क्रिया लगी रहेगी। क्रिया जो होती है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक मुख्य क्रिया, दूसरी सहायक क्रिया। तो यह जो मुख्य क्रिया है के साथ सहायक क्रिया लगी रहेगी। जब मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया हैं हूं हो लगा रहे तो वर्तमान काल की क्रिया है। जब मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया था, थे, थी लगा हो तो भूतकालिक क्रिया। और इसके साथ यदि आपका वह मुख्य क्रिया के साथ गा, गे और गी लगा हो तो वह क्रिया क्या कहलाती है? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब ने का प्रयोग इसी से मैं बताऊंगा, थोड़ा सा अपने माइंड को एकदम एक जगह करके रहिएगा। आपने एक चीज पढ़ा कि सकर्मक क्रिया है और अकर्मक क्रिया है, और क्रिया के जो होने की जो समय है उसी को क्या कहा जा रहा है? काल कहा जा रहा है। काल भी आपके तीन प्रकार के हैं, एक वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य। इसके क्रिया को, वर्तमान काल की क्रिया को वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं, भूतकाल की क्रिया को भूतकालिक क्रिया कहते हैं, भविष्यत काल की क्रिया को भविष्यत कालिक क्रिया कहते हैं। इतना तो आपको दिमाग में बिल्कुल छप गया होगा। अब हमें देखना क्या है? देखिएगा, यह जो वर्तमान की स्थिति बताता है यह भूत की स्थिति बताता है। इसमें क्रिया समाप्त हो जाती हो, पहले समाप्त हो गई है, आज नहीं कुछ समय पहले वह खत्म हो चुकी है, काम हो चुका है, भूतकालिक क्रिया। अब भविष्यकालिक क्रिया जो समय आने वाली है, क्रिया के होने की समय आने वाली है, यह भविष्यकालिक क्रिया हो जाएगी। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिएगा आगे। कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं थी? अब आपने कब पढ़ा, जैसे हमने कह दिया राम स्कूल में पढ़ता है, राम ने स्कूल में पढ़ा, राम स्कूल जाएगा। देखिए तीनों क्रिया हो गई, तीनों काल की क्रिया हो गई। आप यहां देख रहे हैं एक जगह ने का प्रयोग हो रहा है और शेष जगह ने का प्रयोग नहीं हुआ है। शेष जगह ने का प्रयोग नहीं हुआ, तो आप यह नहीं कह सकते हैं बेटा कि ने का प्रयोग, ने का प्रयोग केवल भूतकाल में होता है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए।
यह वाक्य बता रहा है कि नहीं, ने का प्रयोग सिर्फ भूतकाल में होगा। यहां भी राम करता है, देखिएगा, यहां भी राम करता है, यहां भी राम करता है और यहां भी राम करता है, क्योंकि इस क्रिया को करने के लिए स्वतंत्र है। जब स्वतंत्र होगा तो उसी में क्या होगा, कर्ता कारक। आपने यह भी पढ़ा कि कर्ता कारक के जो चिन्ह होते हैं वह सिर्फ ने और शून्य होते हैं, ने और शून्य। यहां तक कोई डाउट? ने और शून्य पढ़े कि ने शून्य के बाद, तो एक जगह ये ने दिखाई दे रहा है और यहां नहीं दिखाई दे रहा है। जहां नहीं दिखाई दे तो वहां नहीं कह सकते हैं कि यह शून्य चिन्ह है। बोलिए हाँ कि ना, कह सकते हैं कि नहीं? यहां शून्य चिन्ह है। और जब शून्य चिन्ह होगा, अब दोनों में कौन सा जीरो है कौन सा है, दोनों चिन्हों का प्रयोग हो गया। जहां आप यह भी कह सकते हैं कि ने का प्रयोग वर्तमान काल और भविष्य काल में होता है, वर्तमान काल और भविष्यत काल में होता है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? डाउट क्लियर होता जा रहा है? इसमें भविष्यत काल में सिर्फ हम ने का प्रयोग नहीं करेंगे, वर्तमान काल में ने का प्रयोग नहीं करेंगे, और जो आपका यह भूतकाल है, इस भूतकाल में ने का प्रयोग करते हैं। अब दूसरी बात सुनिएगा, अब भूतकाल में जब इसका ने का प्रयोग करते हैं तो कैसे करेंगे? इसमें भी तो होगा। जैसे भूतकाल की क्रिया है, राम पुस्तक पढ़ता था, यहां भी हो गया। अब ये यहां पे आपको देख रहे हैं ने का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वास्तव में ने का प्रयोग होगा कहां? राम पुस्तक पढ़ रहा था, ये भी देख लीजिएगा, राम पुस्तक पढ़ रहा था, राम ने पुस्तक पढ़ा, राम घर जा चुका था, राम इस, अब देखिएगा, राम स्कूल, यह आपके 4 सेंटेंस हो गए, पर इतने में समझिएगा। आपने देखा कि यह जो राम है, जो तत्कालिक वर्तमान काल है, अरे तत्कालिक भूतकाल है। पहले सुनिए अनुपम, पहले बोर्ड पर ध्यान दो, वो चीज आपको मिल जाएगी बुक में भी। जितना अच्छा समझेंगे सुनेंगे उतना अच्छा ज्ञान होगा। अब आपने देखा कि राम पुस्तक पढ़ता था, राम पुस्तक पढ़ता था, इसमें ने का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें भी सकर्मक है और इसमें भूतकालिक क्रिया है, इसमें भी कर्म है, भूतकालिक क्रिया है, इसमें भी कर्म है, भूतकालिक क्रिया है। आपने देखा कि राम का जहां प्रयोग हो रहा है वह क्रिया सकर्मक क्रिया है, ने का प्रयोग जहां हुआ है, क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया है। एक बात ध्यान रखिएगा, ने का प्रयोग हुआ सकर्मक है और वह भूतकालिक है। भूतकालिक के रूप में देखिए परिवर्तन क्या है, क्रिया इस रूप में होगी, पढ़ा के रूप में।
तब तो आपका प्रयोग होगा। मगर इस पर काफ़ी डिस्कस करने के बाद, काफ़ी सर्च करने के बाद विद्वानों ने कहा, एक सूत्र दिए कि सकर्मक हो क्रिया और भूतकालिक क्रिया हो। भूतकालिक क्रिया हो तो वाक्य के भाव के अनुसार, देखिएगा, वाक्य के भाव के अनुसार हम ने का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करें। तो राम ने, यहां अगर कहें राम ने पुस्तक पढ़ता था, वाक्य गलत हो जा रहा है। राम ने पुस्तक पढ़ रहा था, यह भी सही नहीं है। राम ने पुस्तक पढ़ा। अब इसमें बताइए, आपको वाक्य शुद्धि करना हो तो क्या करेंगे, बोलिए। इसमें अगर यह दे दिया जाए और कहा जाए कि इसमें शुद्ध वाक्य बताइए, ने का प्रयोग कहां होगा कहां नहीं होगा, बोलिए। पढ़ा, अर्थात कहीं ना कहीं क्रिया बहुत पहले समाप्त हो गई है, भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। जो आदिकाल की क्रिया पहले समाप्त हुई है, भूतकालिक क्रिया है, उसके साथ कर्म है, तो उसके साथ ने का प्रयोग हो रहा है, अन्यथा ने का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो आशा है कि आप इस ने के प्रयोग में लगभग समझ चुके होंगे कि ने का प्रयोग कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। बोलिए हाँ या ना। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बात कर सकते हैं। एक छोटा सा नियम लिख लीजिए, कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता है। क्योंकि अब जब भूतकाल पढ़े होंगे तो भूतकाल भी आपके 5 प्रकारों से होकर गुजरता है। 563 पासवर्ड होता है। 563 पासवर्ड से जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो भूतकाल की क्रिया 5 प्रकार की होती है, वह लिखिएगा। जिस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, हेतु मंद भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल की कर्तृवाच्य के वाक्य में, कर्तृवाच्य के वाक्य में ने का प्रयोग होता है। जो भी भूतकाल आपके 5 प्रकार के हैं, यदि क्रिया कर्तृवाच्य की है, अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन हो रहा है, तो मित्रों वहां ने का प्रयोग होगा। जहां कर्ता के अनुसार वह कर्ता के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वहां ने का प्रयोग नहीं होगा। तो मोटा मोटा ये समझ लीजिएगा कि भूतकाल की क्रिया हो, सकर्मक क्रिया हो, वहां ने का प्रयोग होगा। क्लियर? अब वह भाव बताएगा, वाक्य का भाव क्या है, कैसे हम उसको पढ़ रहे हैं। राम ने पुस्तक पढ़ता था, राम ने पुस्तक पढ़ रहा था, राम ने पुस्तक पढ़ा, राम घर जा चुका था। तो जिस रूप में जो भाव आएगा, जहां पर जैसी क्रिया होगी,
या जैसा वाक्य का भाव आपको दिखेगा वहां पर आप नेकर का प्रयोग करेंगे। शर्त एक है, नियम यह है कि वह पांचों भूतकाल के जो पांच भूतकाल हैं, पांचों भूतकाल में चाहे संदिग्ध हो या आपका सामान्य हो, आसान्य हो, पूर्ण हो या हेतु हेतुमद भूतकाल हो, किसी भी रूप में ने का प्रयोग होगा। वो वाक्य बताएगा कि ने का प्रयोग होगा कि नहीं। सकर्मक क्रिया होनी चाहिए, क्रिया के साथ कर्म होना चाहिए। अगर इसी में हम क्रिया के साथ कर्म ना करें, हम कह दें कि राम पुस्तक पढ़ता था, राम पढ़ता था, देखिएगा यह आपके सामने इस प्रकार का वाक्य हो जाए कि राम पुस्तक पढ़ता था, देखिए ने का प्रयोग नहीं जरूरी है। राम पुस्तक, राम पढ़ रहा था, यहां भी नहीं जरूरी है। राम पढ़ा, यहां भी नहीं जरूरत है। राम घर, राम जा चुका था, यहां भी आपको नहीं है। जब यह सकर्मक हो रही है, सकर्मक होगी, क्रिया का जो भाव आएगा, अगर वह कर्तृवाच्य के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो रहा है तब ने का प्रयोग करते हैं, अन्यथा ने का प्रयोग नहीं करेंगे। ने का प्रयोग समझ में आया? कोई डाउट हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी इसमें डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कब ने का प्रयोग करते हैं, कब ने का प्रयोग नहीं करते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। एक बार इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, जरूर समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो आता है वह कर्म कारक। अब आपसे तो वाक्य बता देंगे कहाँ ने का प्रयोग होगा, कहाँ नहीं होगा। अब हमें कर्ता कारक के बाद आता है कर्म कारक। सुनिएगा, पहले छापिए मत, आप लोग की छापने की आदत सही नहीं। कोई चीज पहले समझने का प्रयास करिएगा। कर्म कारक जो छाप रहे हैं आपकी बुक में है, कर्म कारक। कारक क्या होता है? जो क्रिया के साथ क्या कर रहा है, संबंध रख रहा है, क्रिया से मोहब्बत कर रहा है, क्रिया से प्यार कर रहा है, क्रिया के साथ लेके पार्क को घुमा रहा है, अपने बाइक को बैठा के घुमा रहा है, वही क्या है? कारक। तो ये कारक जो आपको है, इसमें कर्म, कर्म का तात्पर्य यह होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ करना चाह रहा है, जो कुछ करना चाह, व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ करना चाह रहा है वही तो उसका कर्म है। जैसा करोगे वैसा पाओगे, बोओगे आम तो पाओगे, आम ही पाओगे। अब बोओगे बबूल तो आम मिलेगा। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको मिलना है। मेहनत से पढ़ेंगे तो एग्जाम आपको क्वालिफाई करेंगे, और नहीं मेहनत से पढ़ेंगे, सिर्फ नाम पर पढ़ेंगे कि हमें एग्जाम देना है, तो उस बुक लेकर रख कर सो रहे हैं, यूट्यूब की वीडियो चालू करके रख कर सो रहे हैं, तो और कोई पूछ रहा है क्या पढ़ रहे हैं, लगा लिए हैं कान में ब्लूटूथ वगैरह, देख रहे हैं मूवी, मम्मी पूछ रही क्या कर रहे हैं, कहेंगे पढ़ाई कर रहे हैं। तो जैसा चीज देखिए वैसा ज्ञान होता है। जिस पर्यावरण में रहेंगे, जिस समाज में रहेंगे, वैसा ज्ञान होता है। तो यह कर्म ही सब कुछ महान बनाता है। इसी पर गीता का उपदेश मालूम होगा, श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्य। तो हर व्यक्ति का कुछ न कुछ कर्म होता है। हमने कहा यह कर्म है क्या? कारक है। कारक है तो कारक है तो क्रिया से इसका संबंध होगा कि नहीं होगा? बोलिए, होगा। क्रिया से न किसी प्रकार से इसका संबंध होगा, और जब क्रिया से संबंध होगा तभी यह कारक कहला रहा है। असंबंध किस प्रकार का होगा कि यह क्रिया पर आधारित होगा। क्रिया का जो मन करेगा
ये क्रिया कहेगी कि चलो हम अच्छा कर्म करेंगे, यही कहती है ना, क्रिया कहती है कि हम करेंगे, आप करेंगे। अभी जब पूछते हैं कि बेटा पढ़ाई कर रहे हो, तो कहते हैं कि नहीं, कहते हैं कि पढ़ाई कर रहे हो, नहीं आपसे करेंगे। क्या पढ़ेंगे? रामायण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गीता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कुरान पढ़ेंगे। तमाम बातें आप लोग करते हैं। तो वह क्रिया ही बता रही है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप तो करता है, मगर आप जो करना चाह रहे हैं, क्रिया जो बता रही कि हम यही करेंगे, वही क्या है? कर्म है। अपने मित्रों के साथ आप चले जाइए किसी जगह, अब कहीं देखे गोलगप्पे, मुंह में पानी आने लगा। अब पानी आया तो अब खाने का मन किया। क्या खाने का मन किया? गोलगप्पे। मन किया तो चाट खाने का मन करा, मन किया तो मोमोज खाने का मन कर दिया, मन किया तो गन्ने का जूस पीने का मन कर दिया, अब मन किया तो कुछ भी खा लिया। तो जो क्रिया की इच्छा बन रही है, जो क्रिया खाने की इच्छा बन रही है, जो कर्म करने का, वो काम करने का उसके भाव उत्पन्न हो रहा है, जो भाव उत्पन्न हो, जिसके प्रति उत्पन्न हो रहा है, वही क्या है? कर्म है। तभी तो संबंध होगा। जैसे देखते हैं, आर.के. सर हिंदी पढ़ाते हैं। देखिएगा, इसमें आपको यह आर.के. सर स्वतंत्र हैं पढ़ाने के लिए। मन करेगा तो हिंदी पढ़ाएंगे, मन करेगा तो कुछ भी पढ़ाएंगे। ये पढ़ाने के लिए तो स्वतंत्र हैं। और ये पद क्रम है, कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, ये पद क्रम है। अब यह क्रिया जो है, यह क्रिया का अर्थ काम है। काम कौन सा हो रहा है? पढ़ाने वाला काम हो रहा है। अब आर.के. सर का मन करेगा तो हिंदी पढ़ाएंगे, मन करेगा तो संस्कृत पढ़ाएंगे। हिंदी में मन करेगा तो वह आपका ध्वनि विचार पढ़ाएंगे, मन करेगा तो वर्ण विचार पढ़ाएंगे, मन करेगा तो शब्द विचार पढ़ाएंगे, मन करेगा तो वाक्य विचार पढ़ाएंगे, मन करेगा तो कोई भाषा पढ़ाकर चले जाएगी। और पढ़ाने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि जो क्रिया हो रही है स्वतंत्र है। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, अब जो स्वतंत्र है, क्रिया जो काम को करना पसंद कर रही है, वही बेटा क्या है? कर्म है। बात समझ में आई? कि जिसके लिए क्रिया स्वतंत्र है, जो काम करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, जो स्वतंत्र है वह तो करता है, जो काम करने के लिए स्वतंत्र है वह क्या है? कर्म है। इसी कर्म को यह कहते हैं कि इस कर्म का चिन्ह क्या होता है? को और शून्य। फिर आ गया शून्य, फिर आ गया शून्य। अब इसी को कारक चिन्ह कहते हैं। इसी शब्द को कई बार आपको बता रहे, क्योंकि यहां से प्रश्न आता है। यह कारक चिन्ह है, प्रत्यय चिन्ह है और विभक्ति चिन्ह। देखिएगा, 3 नामों से जाना जा रहा है। अब विभक्ति प्रकरण जो पढ़ते हैं वही क्या है? कारक प्रकरण। प्रत्यय प्रकरण जो पढ़ते हैं वही क्या है? कारक प्रकरण। क्लियर हुआ? तो हमें ये देखिएगा, अब ये कब हम इसका प्रयोग करेंगे, कब इसका प्रयोग नहीं करेंगे। मेन चीज हमको ये समझना था कि कर्म क्या होता है। वह कर्म जिसको क्रिया करनी चाहती है। कितने लोग तो पिटा भी जाते हैं और लव करना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं, मगर किससे? भगवान जाने। लात मुक्का भी खा जाते हैं, चौराहे पर डंडे से खेत दिए जाते हैं, पुलिस भी पकड़ लेती है। इसलिए जल्दी से जल्द शादी वादी करके सही लव के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो वह स्थिति आ जाएगी। तो लव करने के लिए, प्रेम करने के लिए स्वतंत्र, मगर किससे करते हैं? औपचारिक अनौपचारिकता देखिएगा,
भगवान से करेंगे तो कोई नहीं मारेगा, मम्मी पापा से करेंगे तो कोई नहीं मारेगा, कॉलेज के कोई से कर लेंगे सबसे डांट सुनेंगे। तो अनौपचारिक कार्य मत कीजिए, औपचारिक कार्य। औपचारिकता जो होगी या अनौपचारिकता जो है उसी में क्या है? कर्म। दूसरी परिभाषा, क्रिया की अनौपचारिकता या औपचारिकता जो है वही क्या है? कर्म। अब यह कर्म में कुछ संस्कृत के विद्वानों ने एक सूत्र दिया, आगे बढ़ते हैं। मिटाने की आदत अब खत्म करें। देखिएगा, यह आपका कर्म कारक है। अब इसमें संस्कृत के विद्वान कैसे कैसे इस कारक की सिद्धि कर रहे हैं, कैसे कैसे बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां कर्म कारक होगा वहां विभक्ति कौन सी होगी? द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति। और द्वितीय विभक्ति होगी, साथ ही साथ यहाँ पर जो चिन्ह होगा को होगा और शून्य होगा। लिख दे रहे हैं, शून्य होगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो कर्म है, कर्मणि द्वितीय एक सूत्र आता है जिसमें कर्म की प्रधानता हो, वहां कौन सा कारक होता है? कर्मवाच्य में कौन सा कारक होगा? कर्मवाच्य में कौन सा कारक होगा? अरे जहां कर्म की प्रधानता होगी वहां आपका कर्म यही कारक होगा, कर्म कारक। इसीलिए तो कहा गया कर्मणि द्वितीय। जहां पर कर्म में है, जहां द्वितीय है, जहां कर्म है, उसमें सदैव क्या लगेगी? द्वितीय विभक्ति लगेगी। क्लियर हुआ कि जहां कर्मणि है वहां हमेशा कौन सी लगेगी? एक सूत्र आता है इनका, कर्तुरी इप्सितम, इप्सितम। जहां जो कर्ता है और कर्ता के साथ ही साथ अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है, इप्सितम माने प्राप्त करना होता है, जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है कर्ता। काम तो कर रहा है मगर जिसको विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। देखिएगा कैसे, जिसे प्राप्त करना, कर्ता जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है, चाहता है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे राम ने सीता का हरण किया, राम ने सीता का हरण किया। बात समझिएगा। अभी कारक, इसका उदाहरण पहले समझिए, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे है। ये देखिएगा कि आपका क्रिया है और राम क्या है? करता है। और हरने का काम जो कर रहे हैं, करने का काम जो कर रहे हैं वह किसी को चुराने का काम कर रहे हैं। किसको चुराने का काम कर रहे हैं? किसके लिए विशेष काम हो रहा है? सीता क्या है? अब इस सीता में को भले नहीं दिख रहे, का दिख रहा है, कारक कौन सा हो जाएगा? आप पढ़ते आते हैं कि काके की रारेरी नाने नी जो है क्या वो षष्ठी कारक। क्यों क्यों इस भ्रम में पड़े? क्योंकि कारक आपको मैं पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, जिसमें डाउट जो बना हुआ है उस डाउट को मैं दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप ये समझिएगा, को दिखे या न दिखे, सीता
का ही हरण करेगा, सीता को ही चुराएगा ना भाई। राम ने सीता का हरण किया, थोड़ा सा उल्टा हो गया है। अब राम के जगह रावण भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वाक्य है, कर्ता और कर्म से हमें समझना है। यह मत समझिएगा कि कोई अपनी पत्नी को मत सिर्फ वाक्य समझिए, इस भाव को सत्यता से न जोड़िएगा, नहीं तो यहां रावण हो जाएगा। रावण ने सीता का हरण किया, रावण ने सीता का जो हरण किया, ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये यहां पर हमें हाँ, कर्ता, पहला नियम है, कर्ता जिसे प्राप्त करना चाहता है। अब इसमें चलिए इसी को रहने, रावण भी कर लीजिएगा। आप लोग को लग रहा है कि ऐसे भी हो सकता है, हमने सिर्फ वाक्य बनाया है, यह नहीं कि इसकी वास्तविक घटना से है, तो राम की जगह रावण कर लीजिए। रावण ने सीता का हरण किया। अब देखिए किया क्या है, भूतकालिक क्रिया है, और इसके साथ यह कर्म भी है, क्रिया सकर्मक हो गई, तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलिए हाँ या ना। अब यह जब हो रहा है तो यहां पर इसको, यह रावण किसको प्राप्त करना चाहता है, सीता को। जिसे प्राप्त करना चाहता है उसमें क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। क्लियर, कोई दिक्कत हो तो बताइए। जहां कर्म होगा वहां भी द्वितीय विभक्ति है। राम घर को जाता है, राम घर को जाता है। जाना कहाँ पसंद कर रहा है बेटा, घर। घर पसंद कर रहा है तो घर में कौन सा कारक, कौन सी विभक्ति, कौन सा प्रत्यय चिन्ह को, कौन सा विभक्ति चिन्ह, कौन सा कारक चिन्ह को। देख रहे हैं ना। अब यह को थोड़ा से ध्यान रखिएगा, इस वाक्य को आगे हम आपको इसमें बताएंगे, पढ़ाएंगे भी कैसे होता है। तो यह घर को जा रहा है, जहां जाने की क्रिया जहां पसंद की जा रही है, जहां पर कर्म है उसमें हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है, कारक चिन्ह को रहेगा, न कि राम किस जगह प्रयोग करेंगे। अब यहां ने का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि क्रिया क्या है, वर्तमान काल की, ने का प्रयोग नहीं होगा। यही वाक्य शुद्धि में देता है और कहता है वाक्य शुद्धि कीजिए। उदाहरण लोग देते हैं, समझाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, मैं नियम पढ़ाता हूं, कॉन्सेप्ट बताता हूं, और एक नहीं आप 1000 उदाहरण देखकर सही करके आएंगे। अगर कॉन्सेप्ट नियम सिस्टम से पढ़ेंगे तब, सिस्टम में रहेंगे तब, सिस्टम से आउट जाएंगे तो यहां भी ने जोड़कर चले आएंगे। आपको वही चीज याद रहेगी, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता जहां है वहां ने का प्रयोग होगा, ये आप लिख, यहां ने का प्रयोग करके चले आएंगे। तो जब सिस्टम से रहेंगे तो किसी को सिस्टम में ला भी सकते हैं, किसी को सिस्टम सिखा भी सकते हैं, किसी को सिस्टम दिखा भी सकते हैं, पूरे साक्ष्य प्रमाण के साथ चल सकते हैं, मगर रहना किस लिए, कैसे है, एक सिस्टम में रहना है, एक सिस्टम में रहकर पढ़ना, एक सिस्टम में रहकर लिखना होता है, एक सिस्टम में समझना होता है। यही तो सिस्टम महर्षि पाणिनि का था, एक महर्षि यही तो सिस्टम कामता प्रसाद गुरु का है, यही तो सिस्टम किशोरी दास वाजपेयी का है, यही तो सिस्टम आपका जो है हेमचंद्र का है। तो सिस्टम है, जब तक सिस्टम न समझेंगे आपके दिमाग में वह चीज बनी रहेगी। दूसरे कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब देखिए को का प्रयोग कहां हो रहा है, देखिएगा। राम
ने घर गए। राम ने घर को गया, राम घर को गया। देखिए वाक्य, देखिए सिर्फ वाक्य समझिए। राम घर को गया, राम ने घर गया, गए, राम ने घर गए। राम घर को जाता है। यह वाक्य शुद्धि का नियम है। क्योंकि जब वाक्य शुद्धि का चैप्टर उठाएंगे, पहले आप यहाँ यह देखिए कहाँ को लग रहा है, कहाँ को का प्रयोग नहीं हो रहा है। जहाँ को लगेगा ने के प्रयोग में तो कोई अब दुविधा नहीं है। तो सबसे पहले इसको आप इस प्रकार यह देखेंगे कि कर्ता जो है, जिससे प्राप्त करना चाहता है, उसमें कौन सा कारक होता है। जहाँ पर कर्म होगा, और कर्म में हमेशा द्वितीया विभक्ति होती है। किस सूत्र से? कर्मणि द्वितीया सूत्र से हमेशा उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। अब यदि हम आगे बढ़ते हैं तो एक सूत्र आता है अकथितम च। इसका प्रयोग बताएंगे, पहले सूत्रों को आप देख लीजिएगा। क्योंकि हम हिंदी के नहीं पूरे कारक पढ़ा रहे हैं, पूरे कारक का निचोड़ पढ़ा रहे हैं। एक सूत्र आता है अकथितम च। जहां अकथितम च हो, जहां पर किसी के बारे में कुछ कहा जाए, जो आपकी 16 धातु में पढ़े होंगे, जहां पर आपको दुहना, मांगना, पकाना, दंड देना, रोकना, पूछना, चुनना, बोलना, उपदेश देना, जीतना इत्यादि जो धातुएं आती हैं, जिसे 16 धातुएं कहते हैं, अकथितम च सूत्र के अनुसार से आती हैं, जिसे 16 द्विकर्मक धातुएं कहते हैं। 16 द्विकर्मक धातुओं में हमेशा आपका जो होगा वह कर्म कारक लगेगा। 16 द्विकर्मक धातुओं में लिख लीजिएगा, 16 द्विकर्मक धातु में आपका कर्म कारक का प्रयोग होता है। जैसे दुहना मांगना, दुहना मांगना। आगे लिखिएगा, पकाना, दंड देना, रोकना, पकाना, दंड देना, रोकना। आगे उसमें और जोड़ लीजिएगा, पूछना, चुनना, पूछना, चुनना, बोलना, उपदेश देना। लिखी दें हम भी, पूछना, चुनना, बोलना, उपदेश देना। कितने हो गए? जीतना, मथना, चुराना, जीतना, मथना, चुराना। आगे लिखिएगा, ले जाना, हरण करना, खींचना, ले जाना, हरण करना, खींचना। कितने हो गए अभी? पंद्रह हो गए। तो एक धातु जो होती है 2 बार प्रयोग की जाती है। जैसे आपने नी मीन्स होता है ले जाना, और एक होता है वह मीन्स होता है भी ले जाना। इसको बहना भी कहते हैं। तो हम बहना भी लिख लीजिएगा, बहना नहीं लिखा है ना। इतने में आपका जो होगी वह आपकी
यह आपकी 16 धातुएं हैं। 16 क्रिया कर लीजिएगा, या धातुएं, या धातुएं, चूंकि धातुएं लिखे नहीं हैं उन्हीं से क्रिया बनाकर हमने लिख दिया है। इन 16 क्रियाओं में हमेशा आपका यह जब क्रिया दिखे तो वहाँ पर वह धातु जो रहेगी, संस्कृत में यदि पूछा जा रहा है तो उसमें कर्म का ही प्रयोग होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? जैसे ग्वाला गाय से दूध दूहता है, देखिएगा, ग्वाला गाय से, ग्वाला गाय से दूध दुहता है, दूध दूहता है। देखिएगा, यह दूहना है। दूहना क्या है? क्रिया है। दूहना क्रिया आ गई है। अब जहां दूहना क्रिया है और जो कर्म दिखेगा उस कर्म में हमेशा आपकी कर्म कारक का प्रयोग होगा, द्वितीय विभक्ति होगा। देखिए यहाँ को नहीं दिखाई दे रहा है, को नहीं दिखाई दे रहा, मगर भाव जो है आपको दिखेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा यह बताइए इस दूध में कौन सा कारक लगेगा या कौन सी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है, तो आप यहाँ पर इस दूहना धातु से, दूहना क्रिया से, इससे आप बता सकते हैं कि जो दूध है उसमें हमेशा कर्म कारक होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। भले कारक प्रत्यय चिन्ह या विभक्ति चिन्ह दिखे या न दिखे, दिखे या न दिखे, मगर वहां कारक कौन सा हो जाएगा आपका? द्वितीय। क्लियर? कोई संदेह, कोई भ्रम नहीं है? चूंकि इसमें काफी सूत्र होते हैं पाणिनि के अनुसार। अब जैसे यहाँ पर हम लिख दें कि ग्वाल गाय को रोकता है, चाहे ग्वाल गाय रोकता है, रोकना हो गया, रोकना क्रिया हो गई। यहाँ को नहीं दिखे फिर भी आपको को के अंदर, गाय के अंदर इस क्या बताना पड़ेगा आपको कि कर्म कारक है। तो यह वाक्य बताएगा कि वाक्य के अनुसार कौन सा कारक होगा। ठीक है? अब इस पर आगे हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, जो चूंकि घड़ी हमें इंडिकेट कर रही है। हम लास्ट समय यह कहेंगे आपसे, मेहनत इतना करो, मेहनत इतना करो कि जिंदगी में सफलता प्राप्त हो जाए। मेहनत इतना करो कि जिंदगी में सफलता प्राप्त हो जाए। आज हो या न हो, कल नौकरी भी हमें प्राप्त हो जाए, कल हमें नौकरी भी प्राप्त हो जाए। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास आपको समाप्त करता हूं और अपने वाणी को विराम देते हुए आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपको धन्यवाद शब्द बोलते हुए एक बार कहेंगे कि आप इस क्लास को अगर आपके पास देख रहे हैं तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चूँकि हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए और इस शिक्षा से, चूँकि यह मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, कुछ वीडियो जो मुफ्त चंद्रा क्लासेस से आपको मिलती है वह सभी बच्चों के लिए मुफ्त, जो गरीब हैं उनके लिए भी मुफ्त है, जो अमीर हैं उनके लिए, अर्थात किसी प्रकार की उस पर फीस नहीं होती है। आप लाइक शेयर करके उनको भी शिक्षा से दिलवाएं और उनको भी ज्ञान में वर्धन करें साथ। और इसी के साथ मैं आपको जय हिंदी जय हिंदुस्तान करते हुए धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।